नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों आज हम यूपी पेट का मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों जैसा कि 15 और 16 तारीख को जो यूपी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत, इसके दोस्तों आज हम मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से दोस्तों कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे, परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं हम, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनवाया था। जब अकबर का युद्ध हुआ था तो उसमें अकबर ने गुजरात को जीता था, उसके बाद में इसको बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। और बुलंद दरवाज़ा और पंचमहल फतेहपुर सीकरी है, यहाँ फतेहपुर सीकरी में है। और हुमायूं का मकबरा जिसको हम पूरब का ताजमहल कहते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन आपके क्लियर होते चले जाएंगे। हुमायूं का मकबरा ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। हुमायूं के मकबरे को क्या कहते हैं, पूरब का ताजमहल भी कहा जाता है। और यह दोस्तों चार बाग शैली में लिखा हुआ है, या दोस्तों इसमें चार बाग शैली का प्रयोग हुआ है। और इसमें दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है। यहाँ दोस्तों ये जरूर याद रखेंगे कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी है और हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। और जहांगीर के समय को दोस्तों चित्रकला का स्वर्णकार कहा जाता है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकार कहा जाता है। और वास्तुकला का अगर स्वर्णकार पूछे, क्वेश्चन में अगर पूछे कि वास्तुकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो दोस्तों वहाँ पे आप वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहाँ के समय काल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूज ना होना कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल तथा वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहाँ के समय को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें दोस्तों गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है। यहाँ पे दोस्तों दे दिया है, यहाँ आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है कि गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ दिया गया है, तो कौन से वेद में दिया गया है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको याद रखना है कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में दिया गया है। यदि पूछा है क्वेश्चन में कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो ये दोस्तों 10वें मंडल में है। और 10वें मंडल में ही दोस्तों पुरुष सूक्त है। और इसमें दोस्तों कितने हैं, 1028 सूक्त हैं। इसमें 1028 सूक्त हैं। और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दोस्तों चार वर्णों का वर्णन किया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो दोस्तों हैं, चार वर्ण हैं, चार वर्ण ये इसी में ही वर्णन किया गया है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। और 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। इसमें दोस्तों 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है, सोम मंडल भी कहा जाता है। और 23वें मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, सावित्री और सूर्यदेव को समर्पित है दोस्तों। और इसमें पुजारियों को पुरोहित कहा जाता है। जो ऋग्वेद के पुजारी होते हैं या पाठ करते हैं, ऋग्वेद का जो पाठ करते हैं, उन पुजारियों को पुरोहित कहा जाता है। यह दोस्तों बात याद रखेंगे, उन जो पुजारी होते हैं उनको पुरोहित कहा जाता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं G7 के सदस्य कौन कौन से हैं। यहाँ पे दोस्तों हम एक ट्रिक से देख लेते हैं। G7 पहले दोस्तों G8 थे, इसमें G7 में पहले 8 सदस्य थे। पहले इसमें दोस्तों 8 सदस्य थे, तो इसमें पहले एक ब्रेक्सिट एग्जिट हो गया था, इसीलिए इसको अब G7 के नाम से बुलाते हैं और इसको G7 कहते हैं। तो इसमें दोस्तों G7 के सदस्य हम देखते हैं कितने हैं। G7 से प्रतीत हो रहा है कि G7 मतलब इसके 7 सदस्य हैं। दोस्तों इसको हम ट्रिक की मदद से देख लेते हैं कि G7 के कैसे सदस्य हम याद रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी क्या ट्रिक है, GF को जूस पिलाया। ये दोस्तों ट्रिक हमारी बनाई नहीं हुई है, हमने सर से ली थी ये ट्रिक, और ये ट्रिक है आपके लिए। GF को जूस पिलाया। दोस्तों हमें क्या करना है, हमें तो केवल पेपर की खोपड़ी में छेद करना है और कुछ नहीं करना। इतना कहते ही दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस सर की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों देख लीजिए कि GF को जूस पिलाया। अब यहाँ से देख लीजिए क्या है, जी से जर्मनी, जी से जर्मनी याद रखेंगे, एफ से फ्रांस, और जे से जूस का जैसे जापान याद रखेंगे। जापान की मुद्रा एन है दोस्तों। और यूएसए से कर्नवाल की 47वीं बैठक भी यहीं हुई थी। आप केवल इतना याद रखना है कि यूएसए अमेरिका में हुई थी, और यूएसए भी इसका सदस्य है। और आई से इटली भी इसका सदस्य है। सी से कनाडा दोस्त कनाडा भी इसका सदस्य है G7 का। और ई से इंग्लैंड भी G7 का सदस्य है। तो दोस्तों हम इस तरीके से याद रखेंगे कि G7 के जो सदस्य हैं उनको कैसे याद रखेंगे, जी से GF को जूस पिलाया। तो अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। और भारत का पहला वायसराय जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और बंगाल का पहला जो गवर्नर है, इसमें दोस्तों कंफ्यूज मत होना, गवर्नर
और गवर्नर जनरल, इनमें दोनों कन्फ्यूज मत होना दोस्तों। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था और बंगाल का पहला गवर्नर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव, इसका पूरा नाम है रॉबर्ट क्लाइव था। और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। और विधि आयोग का गठन अध्यक्ष मेघालय के समय में हुआ था। विधि आयोग जो है लॉर्ड मेघालय के समय में हुआ था। लॉर्ड मेघालय ने विधि आयोग का गठन किया था। और दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप याद रखेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में हुई थी। डफरिन ने की थी। कांग्रेस की स्थापना डफरिन ने की थी। दोस्तों पेन सही नहीं इसलिए आप चेक कर लीजिए। कांग्रेस की स्थापना जो है डफरिन ने की थी। कांग्रेस की स्थापना डफरिन ने की थी। तो दोस्तों अगले तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा दोस्तों मैंने बताया था कि इसमें सारे मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, सभी प्रकार के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पहले देख लीजिए, हम इतना कवर कर लेते हैं। अगर हमारा एक वीडियो में नहीं कवर होता तो हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारा कवर कर लिया जाएगा दोस्तों। लेकिन इस तरीके के बहुत सारे दोस्तों हैं, आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा लास्ट समय में। और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कटा हुआ लेकिन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनमें से पूछ रहा है कि कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। तो इस तरीके के दोस्तों थे 3 भाग, इस तरीके के 3 भाग थे। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा भाग विभाजित था। तो दोस्तों जैसा कि हमने धोलावीरा पढ़ा था, वो धोलावीरा ये दोस्तों धोलावीरा को इसको नई हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। पर इस इतना याद रखिए दोस्तों, धोलावीरा ये गुजरात का है और गुजरात इसी में दोस्तों ये 3 भागों में विभाजित था। और कालीबंगा ये दोस्तों इतिहास का क्वेश्चन है और ये भी धोलावीरा वाला भी इतिहास का क्वेश्चन है। दोस्तों याद रखेंगे कालीबंगा से याद रखेंगे का से काली और काले रंग की चूड़ियाँ, का से काली और काले रंग की चूड़ियाँ, यानी कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ और जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। और कालीबंगा भी कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। और लोथल इससे यहाँ से दोस्तों यहाँ से हम अपनी ट्रिक बना सकते हैं। लोथल से उथल पुथल कहाँ होती है? समुद्र में। तो दोस्तों लोथल में क्या है? समुद्री संग्रहालय। और ये भी कहाँ है? ये भी दोस्तों गुजरात में है। और यहाँ पे फिर से दोस्तों देखते हैं चन्हुदड़ो ऐसे दोस्तों ट्रिक से नहीं, ऐसे में और राइमिंग में कह सकते हैं। चन्हुदड़ो मन के बनाने का कारखाना, चन्हुदड़ो मन के बनाने का कारखाना, यानी दोस्तों जो चन्हुदड़ो था, जो चन्हुदड़ो नगर था, इसमें दोस्तों मन के बनाने के कारखाना मिलता है। इसमें दोस्तों मन के बनाने के जो कारखाने थे इनके प्रमाण मिलते हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है। कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि कांसा बनता किससे किससे है। यह मिश्र धातु है। कांसा जो है, कांसा मिश्र धातु है दोस्तों। और देखते हैं हम ये बनता किससे किससे। तो कांसा दोस्तों तांबा और टीन से बनता है। और पीतल भी मिश्र धातु है। पीतल दोस्तों कॉपर और जिंक से बनती है, यानी Cu+Zn से बनती है। Cu+Zn से बनती है, यानी कॉपर और जिंक से बनती है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम, ये क्वेश्चन हमारा संविधान का आ गया, पॉलिटी का। दोस्तों देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कहा गया है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो दोस्तों हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था दोस्तों, ये जोड़े गए थे बाद में। मौलिक पहले मूल संविधान जो बनाया गया था उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन, जब 242वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। और ये दोस्तों संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में हुआ। ये उन्हीं की बैठाई हुई समिति थी जिसके द्वारा ये हुआ। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद जब 51 था इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था ये दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया 11वां जो मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ हैं। और वर्तमान में पूछे दोस्तों तो कितनी है? वर्तमान में अगर पूछे तो कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। और 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल अनुसूची है दोस्तों। और 8वीं अनुसूची में क्या दोस्तों? 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। और दोस्तों अगर पूछें आपसे कि समवर्ती सूची किस में आती है, तो ये दोस्तों सातवीं जो सूची है इसके अंतर्गत राज्य सूची, समवर्ती सूची इसी के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। तो ये बात आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पर दोस्तों देखते हैं जो सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में। 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर दोस्तों सरोजिनी नायडू जो थी ये इसकी अध्यक्ष थी और पहली महिला राज्यपाल भी ये थी। और भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी यही थी, पहली महिला राज्यपाल भी थी। और ये जब दोस्तों
कानपुर का अधिवेशन हुआ था दोस्तों। अधिवेशन कहते कहते हैं कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं ये दोस्तों, जो कानपुर जो कांग्रेस की जो बैठक हुआ करती थी उसको दोस्तों ये अधिवेशन कहते थे। कांग्रेस की जो बैठकें हुआ करती थी उनको ये दोस्तों अधिवेशन कहते थे। अब यहाँ पे अधिवेशन जब 1925 में कोई बैठक हुई तो उसको उन्होंने कह दिया कि 1925 का कानपुर का अधिवेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कानपुर में बिठाया गया था, कानपुर में ये अधिवेशन संपन्न हुआ था और यहाँ की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी में से क्या बन सकता है हमारा। इसमें दोस्तों और क्वेश्चन बन सकता है, हाँ, इन्हीं के जन्मदिन पर, जो सरोजिनी नायडू हैं, इन्हीं के जन्मदिन पर 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और वैसे अगर पूछे, ये देखो, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, इसलिए अगर भारतीय पूछे कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तो भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू है, लेकिन अगर पहली महिला पूछे तो पहली महिला एनी बेसेंट है, जो विदेशी थी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, इतिहास का क्वेश्चन फिर से आ गया, हिस्ट्री का। मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड मोहनजोदड़ो को कहते हैं, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं। वर्तमान में दोस्तों पाकिस्तान में पड़ता है, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। सुरकोतड़ा को मतलब घोड़े की अस्थियाँ, सुरकोतड़ा नगर से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं और यह दोस्तों गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, हम कि ये क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है, सम्मान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। सम्मान सिविल संहिता दोस्तों, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हीं में दोस्तों अनुच्छेद जो आर्टिकल नंबर 44 यानी 44 है, इसी में दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्व हैं, जो इन्हीं में आर्टिकल नंबर 44 है, इसी में सम्मान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। और पहली बार संविधान की सम्मान सिविल संहिता जो है ये गोवा में लागू की गई। दोस्तों एक मिनट जी, ये, हाँ दोस्तों, ये गोवा में लागू की गई। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, ये 36 से 51 तक हैं और आयरलैंड से लिए गए हैं। ये दोस्तों याद रखेंगे, क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मतलब भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए, तो दोस्तों याद रखेंगे आयरलैंड से लिए गए हैं। और अनुच्छेद कितने से कितने तक हैं, तो 36 से 51 तक हैं, 36 से 51 तक हैं। अनुच्छेद 17 दोस्तों क्या कहता है, आर्टिकल 17 में दोस्तों अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का जो है उसका अंत किया गया है। और अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना, जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनको सही से गठन करना। और अनुच्छेद 78 इसके दोस्तों याद रखें। और दोस्तों यहाँ पर याद रखेंगे एक चीज़ हम, आर्टिकल जो 18 है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। जैसे कोई अगर भारतीय नागरिक है तो वो विदेश में जाकर कौन सी उपाधि करेगा, उसके लिए प्रावधान किए गए हैं। और अगर कोई कोई विदेशी यहाँ अपने यहाँ कुछ कर रहा है, किसी से सरकारी कामकाज कर रहा है और उसको उपाधि अगर किसी चीज़ की लेनी है तो उसके लिए वो राष्ट्रपति की परमिशन लेगा। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, या नहीं कि अपने मन से चला जाए या जनता द्वारा मनोनीत कर लिया जाए तभी कर सकता है, वो राष्ट्रपति की सलाह पर ही कुछ करेगा। इनकी दोस्तों बातें किसमें की गई हैं, उपाधियों का अंत किसमें किया गया है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 79 इसमें दोस्तों याद रखेंगे 79 से सरला, ये दोस्तों ये मेरी ट्रिक नहीं है, सरला सा से संसद, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें दोस्तों क्या करेंगे, सा से हमारे क्या होगा 79 से स्टार्ट करेंगे, सा से क्या होगा संसद, और रा से क्या होगा राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80, और ला से क्या होगा लोकसभा आर्टिकल नंबर 81। ऐसे दोस्तों याद रखेंगे, सरला राज्यसभा, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। तो दोस्तों अब दोस्तों देखते हैं साइंस का क्वेश्चन, कार्ल एंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी। ऐसे भी दोस्तों कभी पूछ देगा आपसे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तब दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, कार्ल एंड स्टीनर ने। रक्त समूह की किसने खोज की थी, कार्ल एंड स्टीनर ने। यहाँ पर दोस्तों तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर हमसे पूछता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्ल एंड स्टीनर ने। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि कार्ल एंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रक्त समूह की। रक्त समूह कौन से होते हैं, ए होता है, बी होता है, ओ होता है, ए बी होता है, ये दोस्तों रक्त समूह होते हैं। और सर्वदाता मतलब सभी प्रकार के, सर्वदाता मतलब सबको दे सकता है। ऐसा कौन सा रक्त समूह है जो सभी को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, किसी को भी चाहे वो दे सकता है। तो ये दोस्तों क्या कहेंगे, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव और किसी को दे। याद रखना दोस्तों, ओ नेगेटिव दे सकता है, ओ पॉजिटिव नहीं किसी को दे सकता है। अब यहाँ पे सर्वग्राही मतलब सब, ऐसा कौन सा रक्त समूह होगा जो सभी से रक्त ले सकता है, मतलब सभी से रक्त को ग्रहण कर सकता है। तो इस पे दोस्तों लिखेंगे, ये चीज़ जो होता है सर्वग्राही होता है, इसको ए बी प्लस लिखेंगे, ए बी माइनस भी नहीं ले सकता हर किसी से, ए बी माइनस हर किसी से नहीं ले सकता, और ओ प्लस हर किसी को नहीं दे सकता रक्त। इसमें दोस्तों ओ माइनस, ओ नेगेटिव केवल हर किसी को रक्त देगा जो, एक मिनट दोस्तों इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, ओ नेगेटिव हर किसी को रक्त दे सकता है और ए बी प्लस हर किसी से रक्त ले सकता है, इतना याद रखना। ए
और ये जीवित कोशिका मतलब जो लिविंग सेल्स थी, लिविंग सेल, इसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका की, ये क्वेश्चन बनता है आपका, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे लिखेंगे मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। और दोस्तों केंद्रक, कोशिका में केंद्रक पाए जाते, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे दोस्तों, केंद्रक की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, सॉरी दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे, एनसीईआरटी में गिवन है कि केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब दोस्तों देख लेते हैं आनुवंशिकता के नियम, ग्रेगर चार्मेंडर। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले मटर के पौधे पर आनुवंशिकता के नियम को फॉलो किया था, इन्होंने इस पे इसका प्रयोग किया था। मटर के पौधे पर ग्रेगर चार्मेंडर ने सर्वप्रथम मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, इसीलिए इनको आनुवंशिकता के जनक भी कहा जाता है। आनुवंशिकता के पिता अगर पूछे तो यहाँ पे आंसर होगा ग्रेगर चार्मेंडर। आरएस फैक्टर दोस्तों, जैसे ब्लड ग्रुप हमारे बताए जाते हैं ब्लड ग्रुप बताए जाते हैं कि कौन सा ग्रुप है। एक मिनट दोस्तों इरेज कर लेते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप दोस्तों बताए जाते हैं कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है हमारे अंदर, ए बी ओ बी या ओ ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, ये कौन सा है, या ओ पॉजिटिव नेगेटिव। इसके दोस्तों आई केवल आर एच फैक्टर से होता है। और आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? आर एच फैक्टर की खोज कार्ल एंड स्टीनर ने, वीनर, सॉरी दोस्तों, वीनर और कार्ल एंड स्टीनर ने, हाँ दोस्तों सही है, दोनों ने खोज की थी, वीनर और कार्ल एंड स्टीनर ने। अगर पूछे रक्त समूह की तो कार्ल एंड स्टीनर ने, और आर एस फैक्टर की तो वीनर और कार्ल एंड स्टीनर ने। किसमें? रेसस बंदर, बंदर जो होता है उसके अंदर इन्होंने खोज की थी। और रक्त है क्या दोस्तों? रक्त क्या है? रक्त दोस्तों लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, मतलब तरल संयोजी ऊतक। और इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। यानी दोस्तों ये अम्लीय होगा क्षारीय? ये दोस्तों क्षारीय होगा, क्योंकि जो 7 पे पैमाना होता है, 7 पे दोस्तों उदासीन होता है और 7 के आगे आने वाले तत्व क्षारीय और इसके पहले तत्व के अम्लीय कहलाते हैं। तो दोस्तों और पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेनसन। दोस्तों इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद करके जाइएगा यूपी टेट की परीक्षा में, ये सारे याद करके जाइए, कोई ना कोई अवश्य ही फंसेगा। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? सोरेनसन की थी। यहाँ पे मैं आपको बहुत से क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये याद रखेंगे कि ब्लड में पाया क्या जाता है? ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं दोस्तों। और ब्लड बनता कहाँ है? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखेंगे, ब्लड ब्लड अस्थिमज्जा में बनता है, जो रक्त में है अस्थिमज्जा में बनता है, ब्लड हमारा अस्थिमज्जा में बनता है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में किया गया है। ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम है, ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम है और मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में दोस्तों बताया था कि ऋग्वेद में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। और दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ बताया था कि 30वें मंडल में गायत्री मंत्र का है उपयोग, और 9वें मंडल को, 9वें मंडल जो 9वां मंडल है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, इसलिए इसको सोम मंडल भी कहा जाता है। इतना दोस्तों याद रखना। और ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा जाता है, गाय को अगन्या कहा जाता है, इतना भी दोस्तों याद रखना। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा साइंस का क्वेश्चन है। देखते हैं कि मिक्सिंग ग्लैंड मतलब मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं। यानी दोस्तों मिश्रित का मतलब ये नहीं है कि दो पदार्थों से मिलकर बनी है, इसका मतलब यहाँ पे साइंस में है कि दो चीज़ों का ये स्राव करती है, मतलब इसमें से पाचक रस भी निकलते हैं, हार्मोन्स भी निकलते हैं दोस्तों, तो इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। कहते हैं किसको मिश्रित ग्रंथि? अग्नाशय, जो हमारी बॉडी में अग्नाशय होता है, अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और ये करता क्या है? हार्मोन्स प्लस पाचक रस निकालती है। जो मिश्रित ग्रंथि है ये हार्मोन्स और पाचक रस निकालती है दोस्तों। तो और हार्मोन्स, हार्मोन्स कौन सा निकालती है? हार्मोन्स इंसुलिन हार्मोन्स निकालती है। अगर कौन से क्वेश्चन में आ जाए, ये कहीं कोई क्वेश्चन बना के दे दे यूपी पेट वाला कि ये बताओ हार्मोन्स जो है इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, तो दोस्तों हम फटाक से बता देंगे कि इंसुलिन हार्मोन्स अग्नाशय से निकलता है। और ये करता क्या है? बीटा कोशिकाओं का उत्सर्जन करता है, यहाँ से बीटा कोशिकाएं निकलती हैं दोस्तों। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है, टॉयलेट में दोस्तों शक्कर जैसी हो जाती है, इसको कहते हैं मधुमेह। मधुमेह, इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है दोस्तों। इसमें इंसुलिन को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स जो होता है इंसुलिन हार्मोन्स, इसको कंट्रोल करता है मधुमेह को, इससे मधुमेह रोग नहीं होता है दोस्तों। इसकी कमी जब हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। ये दोस्तों यहीं पर दोस्तों यूरिया को अमोनिया में बदलने का काम करता है दोस्तों, और यूरिया अमोनिया में नहीं बदल पाती है तब दोस्तों मधुमेह नामक रोग हो जाता है। और जो इंसुलिन की कमी से होता है, यदि इंसुलिन हमारा अच्छे से स्रावित हो रहा है और अग्नाशय में हमारा इंसुलिन नामक हार्मोन्स अच्छे से स्राव कर रहा है, तो दोस्तों यूरिया को अमोनिया में फटाफट बदलते रहेंगे और यहाँ पे दोस्तों मधुमेह का खतरा कम हो जाता है और मधुमेह नहीं होता है दोस्तों, और इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इतना दोस्तों याद रखना।
अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। ये दोस्तों अग्नाशय रस अग्नाशय से ये दोस्तों मैंने कहा था अभी कि ये पाचक रस भी निकालती है। मतलब हार्मोन्स तो हमारा ये इंसुलिन हार्मोन्स हो गया, पाचक रस कौन सा निकालती है दोस्तों, ये एक पाचक रस निकालती है जिसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है और ये पाचन में जो भी हम कुछ खाते पीते हैं उसको ये पाचन में बहुत मददगार होती है दोस्तों, इसलिए इसको पाचक रस भी कहा जाता है। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दोस्तों, मास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। इसको दोस्तों पिट्यूटरी में मास्टर ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि फाइट यानी ये दोस्तों फाइट नामक जैसा हार्मोन निकालती है, जैसे करो या मरो। अचानक हम एकदम से कभी कभी एक्साइटेड हो जाते हैं कि नहीं ये फटाक से यही करना है, जिससे लड़ाई होती है कभी, तो उसमें सोचने की क्षमता कम हो जाती है एकदम से, तो वहाँ पे दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड होती है, वो इस हार्मोन्स का स्राव करती है और वहाँ पे हमें हमारे सोचने की क्षमता भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है और बिना सोचे ही हम बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने लगते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पे याद रखेंगे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि अगर कहे थायराइड ग्रंथि है, वैसे दोस्तों यकृत लीवर जो हमारी है सबसे बड़ी अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे तो लीवर है, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर कहे तो थायराइड ग्रंथि है। और दोस्तों कहे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा है, शुतुरमुर्ग का अंडा। दोस्तों मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, अगर इसमें कहीं पर नहीं लिखा हुआ है तो मैं वहाँ से बोल के भी बता रहा हूँ आपको कि सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए अंतःस्रावी ग्रंथियों की खोज किसने की थी, क्लाउड बर्नार्ड ने अंतःस्रावी ग्रंथियों की खोज क्लाउड बर्नार्ड ने की थी। वेदों में झेलम नदी को क्या क्या कहा जाता है, वेदों में झेलम नदी को क्या कहा जाता है, जैसे कि दोस्तों मैंने पीछे भी बताया था, वेदों में गाय को अगन्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वेदों में जो होते हैं उनमें गाय को अगन्या कहा जाता है और रावी नदी को परुसरी कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन में गिवन है, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो आप यहाँ पे दोस्तों लगाएंगे विदिस्ता, यानी झेलम नदी को विदिस्ता के नाम से जाना। अस्कनी, अस्कनी किसको कहा जाता है, चेनाब नदी जो है अस्कनी को कहा जाता है दोस्तों, चेनाब नदी को अस्कनी कहा जाता है। और चेनाब नदी दोस्तों ये कहाँ पड़ती है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में दोस्तों ये चेनाब नदी पड़ती है, चेनाब नदी दोस्तों पड़ती है। और यहीं पर दोस्तों सबसे ऊंचा एक जम्मू कश्मीर लद्दाख में हेमिसाई पार्क है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पार्क यहाँ पे हेमिसाई पार्क है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हेमसाई उद्यान है यहाँ पे। और दोस्तों रावी नदी को परुसरी कहा जाता है, वेदों में रावी नदी को परुसरी कहा जाता है और गाय को अगन्या कहा जाता है। ये दोस्तों यूपीएससी इनमें दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि वेदों में गाय को क्या कहा जाता है, या कह देंगे कि अगन्या शब्द किसको प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट किसको करता है, कि अगन्या कहते हैं किसको हैं, इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें दोस्तों देखते हैं ये इतिहास का क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन सा, वायसराय कौन था दोस्तों, तो बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों, बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 1905 में दोस्तों नरमदर और गरमदर दोनों अलग हो गए 1907 में यहाँ पे। ठीक दोस्तों, और क्या कहते हैं इसको, 1905 में करजन, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय तो करजन था, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो यहाँ पे करजन था, इसका वायसराय करजन था। और 1905 में करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, मतलब 1905 में, यानी इसमें डेट है 16 अक्टूबर 1905 को होना था, घोषणा की थी इसने, किसने, करजन ने घोषणा की थी कि 1905 में कि बंगाल का विभाजन होना है भाई। तो 7 अक्टूबर 1905 को स्वदेश, ये पहली बार तो ये 1905 को हो गया इसका बंगाल का विभाजन। इसमें दोस्तों हुआ क्या, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की मांग हुई, स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ। और ये कहाँ, टाउन हॉल कोलकाता का टाउन हॉल है, वहाँ से शुरू हुआ दोस्तों। स्वदेशी जो आंदोलन है ये कोलकाता के टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ और इसमें सबसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसमें दोस्तों स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया, जैसे हथकरघा वगैरह है, इन चीज़ों को जो ग्रामीणों में बनाए जाते हैं उपकरण, यानी अपने अपने स्वदेशी सामग्री पर सबसे ज़्यादा बढ़ावा किया गया कि सबसे अपने जो स्वदेशी धंधे हैं इनको बढ़ाया जाए और विदेशी धंधों को खत्म कर दिया जाए। जो भी विदेशी वस्तुएं हैं उनको जलाया जाने लगा, विदेशी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको जलाया जाने लगा, और देसी खुद की बनाई हुई, जैसे इस समय दोस्तों मेकिंग इंडिया चल रही है, ऐसे ही दोस्तों उस समय स्वदेशी चीज़ों का निर्माण तथा विदेशी चीज़ों को बहिष्कार किया जाना था। इसमें दोस्तों ये स्वदेशी आंदोलन था दोस्तों। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 7 अगस्त 1905 को कहेगा। ये दोस्तों ऑप्शन में केवल 1905 है तो आप 1905 लगा के आएंगे। और यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा आरंभ किए गए थे दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे कार्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त की गई थी, और जमींदारी व्यवस्था जिसको कहते हैं कार्नवालिस के समय की गई थी। और रैयतवाड़ी, रीढ़ प्लस मोनो, ऐसे दोस्तों याद करेंगे, रीढ़ प्लस मोनरो, रैयतवाड़ी मोनरो के समय की गई थी दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था मोनरो के समय की गई थी दोस्तों। ये दक्षिण भारत में है रीढ़ के समय। और महाल यहाँ पे दोस्तों है महालवाड़ी किसके समय, हाल्ट मैकेंजी के समय की गई थी, हाल्ट मैकेंजी के समय की गई थी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है। इसको दोस्तों साइंस का भी मान सकते हैं और इसको दोस्तों पर्यावरण के भी क्वेश्चन मान सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं परिस्थिति के तंत्र में ऊर्जा का स्तर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप टांग लीजिए ऊपर, थोड़ी डाल लगा लीजिए,
यहाँ पे लिखा है परिस्थिति के तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण कितने प्रवाह आगे की ओर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक लिंडेमान नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि वातावरण में ऊर्जा का जब प्रवाह होता है, वातावरण में जब ऊर्जा का प्रभाव होता है में 90% ऊर्जा क्षय हो जाती है। यदि जहाँ पे पेड़ है और पेड़ से अगर किसी को एक ऊर्जा मिलेगी तो यहाँ पर 90% ऊर्जा क्षय हो जाएगी, केवल इसको 10% ऊर्जा ही प्राप्त होगी। अगर दोस्तों नेक्स्ट को अगर किसी को ये ऊर्जा मिल रही तो 10% ये खुद में अपने में 100% है। इसकी दोस्तों अगले अगले में जैसे इसके निकालेंगे तो इसको जब ऊर्जा प्राप्त होगी तो ये जो 10 है ये अपने में खुद 100% है। इसमें से दोस्तों अगर यहाँ पे मान लो 90 है तो 90 की 10% इधर मिलेगी। फिर ऐसे ही दोस्तों ये करती चली जाती है दोस्तों। इसलिए इसको कहते हैं कि ऊर्जा स्तर जो होता है सबसे ज़्यादा किसमें होगा, प्राथमिक में होगा, फिर सबसे कम सबसे लास्ट वाले में सबसे कम ऊर्जा का स्तर होगा, क्योंकि 10% का नियम दोस्तों लिंडमैन ने दिया था। तो यहाँ पे क्या नियम बनता है कि 10%। यहाँ पर एक और भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि 10% का नियम किसने दिया था, 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था। तब दोस्तों आप लगा कर आएंगे लिंडमैन का नियम है या लिंडमैन ने दिया था। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन बना है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कितना प्रतिशत आगे की ओर होता है। दोस्तों हमेशा ऊर्जा का प्रभाव आगे की ओर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद रखेंगे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है इतिहास का, काकोरी ट्रेन डकैती। दोस्तों वर्तमान में इसको जानते हो, काकोरी ट्रेन डकैती को काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। यहाँ पे याद रखिए काकोरी ट्रेन एक्शन आएगा क्वेश्चन में, यदि आया तो काकोरी ट्रेन एक्शन आएगा। ये करंट में क्वेश्चन भी बन सकता है कि काकोरी ट्रेन डकैती को अब किस नाम से जाना जाता है या अब क्या नाम कर दिया गया है इसका। तो ये दोस्तों याद रखना, काकोरी ट्रेन डकैती को काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब ये देखते हैं कब हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था या काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन, जैसा दोस्तों पीछे बताया था जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो ये स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था और स्वदेशी स्वदेशी उद्योग धंधों पर बल दिया गया था। और 5 फरवरी 1922 चोरी चोरा घटना गोरखपुर में हुई थी दोस्तों। चोरी चोरा घटना कब हुई थी, 5 फरवरी 1922 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 को, इतना याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इतिहास का है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। जब बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1764 में, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तब दोस्तों ये पूछ रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में हेक्टर मनरो, यह युद्ध 1764 ईस्वी में बिहार में लड़ा। या दोस्तों हेक्टर मनरो ने यह युद्ध जो है बिहार में लड़ा था। ठीक, यहाँ पे युद्ध हेक्टर मनरो ने जीता, हेक्टर मनरो ने जीता था युद्ध। युद्ध जीतने के बाद क्लाइव को बुलाया और उसने इस्लामाबाद की संधि की थी दोस्तों। हेक्टर मनरो था और क्लाइव को बुलाया और उसके बाद इलाहाबाद की संधि करा दी दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगली बात देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लखनऊ अधिवेशन कब हुआ। अब दोस्तों मैंने पहले बताया था कि कांग्रेस का जो है, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो मैंने बताया था कि डफरिन ने की थी, डफरिन ने की थी। कांग्रेस की स्थापना डफरिन ने की थी। और अब यहाँ पे दोस्तों लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखना कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जब गांधी जी वापस आए थे। 1915 में गांधी जी वापस आए और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। और 1916 में इसी अधिवेशन में पहली बार लखनऊ अधिवेशन में 1916 में गांधी जी पहली बार भाग लिए थे। और जो 1907 1905 में या 1907 में जो नरम दल और गरम दल अलग हुए थे 1905 में, उनका दोस्तों फिर से विलय हो गया, यानी उनका ब्रेकअप पेचअप में बदल गया। यहाँ पे दोस्तों दोनों एक फिर से हो गए, नरम दल और गरम दल फिर से दोनों एक हो गए, नरम दल और गरम दल। अगर दोस्तों पूछते कि गरम दल किससे संबंधित, तो गरम दल दोस्तों ग्रामीण वालों से संबंधित था। और इसके विपरीत जो नरम दल है, नरम दोस्तों ये शहरी क्षेत्र से संबंधित था। ठीक दोस्तों, अब इसमें देख लेते हैं आगे क्वेश्चन हमारे क्या बन सकते हैं। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें इसके जो अध्यक्ष थे ये अंबिका चरण मजमूदार हुए थे दोस्तों। और इसमें इन्होंने महात्मा गांधी और अंबिका चरण मजमूदार दोनों ने मिलकर कांग्रेस के जो नरम दल थे और दो नरम दल और गरम दल थे, इनको दोनों को आपस में मिला दिया था, एक ही दल हो गया था बाद में। और व्योमस चंद्र चटर्जी जो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था दोस्तों, जब इसका कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में डफरिन के समय में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब व्योमेश चंद्र चटर्जी ये पहले अधिवेशन यानी पहली बैठक में व्योमेश चंद्र चटर्जी के समय में हुई थी, यही उसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों राजबिहारी घोष 1907 सूरत अधिवेशन जो 1907 में जब हुआ था, ये दोस्तों जब हमारा अधिवेशन हुआ था, ये पीछे जो अधिवेशन था 1907 में हुआ था, इसमें दोस्तों राजबिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के नरम दल अलग, मैंने बताया था कि दोस्तों नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। 1907 में नरम दल और गरम दल अलग हुए और 1916 में गांधी जी जब वापस आए 1915 में, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार ने की। और दोनों लोगों ने मिलकर नरम दल और गरम दल को एक कर दिया, दोनों दल एक हो गए। महात्मा गांधी 1924 का बेलग्राम अधिवेशन, मतलब बेलग्राम 1924 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, जो 1924 में हुआ बेलग्राम में। अब दोस्तों ये करंट
का क्वेश्चन है दोस्तों, विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? ये दोस्तों नेपाल काठमांडू। और दोस्तों याद रखना, सार्क का जो है, जो सार्क का मुख्यालय दोस्तों नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय है। और श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम जयवर्धनपुरम है। और राष्ट्रपति यहाँ पे दोस्तों मैत्रीपाला सिरिसेना यहाँ पे दोस्तों चेंज हो चुके हैं। ये करंट का क्वेश्चन है, इस पे दोस्तों करंट पे ध्यान मत दीजिए, अभी अपना देख लेना अलग से दोस्तों। यहाँ पे बांग्लादेश के प्रधान शेख हसीना, ये तो दोस्तों क्लियर ही है, शेख हसीना। और बांग्लादेश की मुद्रा टका है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक श्रीलंका की दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ मैं, श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वो दोस्तों वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय खेल है जो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है दोस्तों। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और दोस्तों याद रखना, श्रीलंका और भारत के बीच में जो जलमार्ग है उसको जलडमरू मध्य कहते हैं। जो बीच में पानी का बहाव है उसको दोस्त, जो संधि है जल, उसको जलडमरू मध्य संधि कहते हैं। और याद रखना, जलडमरू मध्य संधि दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को अलग करती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को अलग करती है दोस्तों, ये इतना याद रखना। और चीन, ये जो श्रीलंका है भारत के दक्षिण में पड़ती है, समुद्री सीमा बनाती है, याद रखना। अब दोस्तों देखते हैं म्यांमार से सीमा बनाने वाले देशों के नाम, मतलब जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं उन देशों के नाम। तो दोस्तों यहाँ पे मैप तो नहीं है, वरना मैं बताता हूँ आपको कि जब हम यहाँ से ऐसे लिखते ऐसे बना लेते हैं अपने यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश पड़ जाता है, यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और यहाँ पर त्रिपुरा पड़ता है। त्रिपुरा तो नहीं बनाता है दोस्तों, लेकिन इतने ये 4 राज्य इससे सीमा बनाते हैं, किससे? नागपुर से। तो इसकी दोस्तों ट्रिक याद रखेंगे आप, अरुण को नाग से मणि मिली, उत्तर में अरुण को नाग से मणि मिली। उत्तर से मतलब दोस्तों क्या है जानते हैं? उत्तर से दक्षिण का ये क्रम है, यानी अरुणाचल प्रदेश आपको पता है ये ऊपर होता है उत्तर, उसके बाद में ये नीचे का क्रम इस तरीके से है, उत्तर से दक्षिण की तरफ आया हुआ है। आप ट्रिक याद रखिए, उत्तर में अरुण को नाग से मणि मिली, यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिली से मिजोरम, यहाँ से याद रखना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। कौन सा मरुस्थल पश्चिम एशिया में स्थित है? रब उल खली मरुस्थल सऊदी अरब, नहफूद मरुस्थल जिसको कहते हैं, ये दोस्तों सऊदी अरब में स्थित है। पेटागोनिया का मरुस्थल दो जगहों की सीमा पर बनाता है, जहाँ अर्जेंटीना में ही पम्पास घास का मैदान है। पेटागोनिया का मरुस्थल है दोस्तों अर्जेंटीना में। टकला मकान मरुस्थल ये दोस्तों याद रखेंगे इससे कि चीन टकला हो गया। तो टकला मकान मरुस्थल कहाँ पे? टकला मकान मरुस्थल चीन में। और चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की मुद्रा कहाँ है? युआन। चीन की मुद्रा है युआन। और गोबी का मरुस्थल भी चीन है। चीन मंगोलिया सीमा पर है, चीन और मंगोलिया देश की सीमा पर है। और दोस्तों याद रखना कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो तिब्बत का पठार है दोस्तों, जो चीन में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ। 172 इसमें देश थे, ब्राज़ील के रेपिडो जेनेरियो शहर में हुआ था दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जितना बचेगा आपका वो अगले वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। इतना पढ़ लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। बाकी दोस्तों पढ़ते रहिए मेहनत से, और एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उतने हमने करवा दिए हैं, एक बार 2 बार वीडियो का रिपीट जरूर कर लेना। ठीक, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को तो बता ही दिया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।